फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा था, एक पॉइंट आपको पढ़ाया था कि जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है ना, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए तीन चीजों की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है, और उन्हीं से या थ्री things were responsible, three factors were responsible for this thing. First is French Revolution, second is Industrial Revolution, and third is Enlightenment. याद रखना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड थर्ड इज एनलाइटनमेंट, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। ठीक है। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना, ये सोशल फैक्टर्स में, सोशोलॉजिस्ट इनको सोशल फैक्टर्स में मानते हैं। याद रखना, अगर वहां पर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि बताइए सोशल फैक्टर्स में से कौन कौन सा आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, किस में से आएगा, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स में आएगा या सोशल फैक्टर्स में आएगा, तो आपका आंसर होना क्या चाहिए कि सोशल फैक्टर्स में आएगा। ठीक है। these were the social factors of for the emergence of sociology। ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल दो फैक्टर्स है, मैंने कहा ना जितने भी लोग हैं उन्होंने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, किसको, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे, पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट या रेनाइसेंस भी कहते हैं या रेनासा भी कहते हैं। याद रखना, ध्यान में याद रखना। अब कल परसों मैंने ये बात कही थी आपको कि सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन रेस्पॉन्स टू फोर्सेस ऑफ चेंज, in response to forces of change, remember this thing in your mind। ठीक है। in response to forces of change means कि जो चीजें या जो नेगेटिव इफेक्ट हुए थे, जो नेगेटिव असरात थे किसके, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके। ठीक है। या उस टाइम जो प्रॉब्लम्स थे जिसको हम कॉमर्शियल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो चेंजेस आई थी समाज में, जो तब्दीलियां आई थी, तो उनको रेस्पॉन्ड करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ी। ठीक है। सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ी कि जो फैक्टर्स किसके, जो सॉरी जो प्रॉब्लम्स हुए थे ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अदर कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए क्या सोशियोलॉजी वजूद में आई। ये जहन में याद रखना। अब हम पढ़ते हैं कैसे, हाउ सोशियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सोशियोलॉजी से क्या लेना देना है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से क्या लेना देना है। ठीक है। याद रखना, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिंपली वी कैन से दैट इज क्लियर फ्रॉम इट नॉमेनक्लेचर, जो इसका नाम है वो इससे हमें पता चलता है। जो रेवोल्यूशन है ना, ये कहां पे हुआ है, फ्रांस में हुआ है। वहां पे पॉइंट ऑफ बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां पे हुआ है, तो किसी कंफ्यूज किए, फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ है। ठीक है। तो वहां पे अगर ये आएगा, जरूरी नहीं है नाम आएगा वहां पे फ्रांस, इंग्लैंड, एक्सेट्रा, वहां पे ये आएगा, बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ या इंडिया में या पाकिस्तान में, एटसेट्रा वट एवर द कंट्री देयर विल बी। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रांस है वो यूरोप में है। ठीक है, वो यूरोप में आता है, इसलिए वहां पे मैक्सिमम टाइम ये आता है, बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां पे हुआ, या जितने भी रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कहां पे हुआ, तो आपको लिखना है ये इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, आपको लिखना है यूरोप में। ठीक है। तो ये भी पॉइंट जहन में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये जो पॉइंट है इंशाल्लाह डेफिनेटली आएगा ये चीज। ठीक है। मगर यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब इसमें डेट आएगा, मैंने कहा इससे पहले कि सोशियोलॉजी में डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मगर यहाँ पे आपको कुछ जगहों पे आपको डेट याद रखना जरूरी है। ठीक है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789, मगर ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है 1789 टू 1799 पीरियड। ठीक है। तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट या बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं, वो कहते हैं एट अ टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि वो एक डिकेड थी, 5 वरी 10 वरी लगे आप जो मैक्सिमम स्कॉलर्स यही लिखते हैं, इसमें एक्सेप्ट करते, इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि 1789 से 1799 तक जो दौर था वो फ्रेंच, उसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर कहते हैं। 1789 इसका एग्जैक्ट डेट है। ठीक है। और डिकेड क्या है, 1789 से 1799। वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कह देंगे बताइए कहां पे हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। यूरोप में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हो, बाकी जगहों पे हो, और कब हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वह वन कशिर पर याद थे जो वो दलील, मतलब जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द स्टोरी, जिसको ये स्टोरी याद रही, व्हिच इज वन डेफिनेटली यू विल डू क्वेश्चन योरसेल्फ, मुझे क्या दलील। जैसे आज आप सभी लोग सुन पा रहे हो ना अच्छे से, सर थोड़ा लाउडली बोलिए। मैं जोर से बोलूं, कहते हैं सिंपली मैंने कह दिया आपको कि रेवोल्यूशन, मगर रेवोल्यूशन यहाँ पे याद रखना, रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन, कल मैंने पॉइंट बताया था रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन में क्या फर्क है। आप में से कोई काबिल बच्चा बताएगा मुझे रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफॉर्मेशन एंड रेवोल्यूशन, कि दिस इज इंपॉर्टेंट। सर रेवोल्यूशन जब
होल चेंज होगा, वेरी मतलब गुड। कि जब पूरा सिस्टम चेंज होगा, चेंज ऑफ द सिस्टम, चेंज ऑफ द सिस्टम, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। बड़े पैमाने रेवोल्यूशन। कोशिश पर थो यार ये बड़िस पैमानस पर चेंज ही उसको हम चेंज ऑफ द सिस्टम कहते हैं, उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और रिफॉर्मेशन किसे हम कहेंगे? चेंज विद इन सिस्टम, चेंज इन द सिस्टम। पूरे सिस्टम को चेंज विद नहीं करते हैं, बल्कि सिस्टम में कुछ जो लूप होल्स होते हैं उनको फुलफिल करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं और उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन तब्दीली लाना नहीं है, मगर विद इन द सिस्टम उसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज इट? इट इज रेवोल्यूशन बट नॉट रिफॉर्मेशन। ये रिफॉर्मेशन मैं बताऊंगा कैसे। जैसे आजकल आपको दिख रहा है, ऐसे इसने हमेशा दौरस में किया, ऐसे दौर में नहीं थे। ऐसे जहालियत दौरस में बिल्कुल इल्टरेट इग्नोरेंट्स और हम बिल्कुल लड़ाई झगड़ मिल हेवन, कबीलों की लड़ाई होती थी। ठीक है, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप एटसेट्रा डिफरेंसेस की हुआ करते थे। मगर फ्रांस में एक सिस्टम था। फ्रांस में जैसे आज है ना सऊदी अरब में मोनार्की सिस्टम किसे कहते हैं? बादशाह सिस्टम यथ वनान कशिश पे दिल्ली तो याद, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, आप कांसेप्ट याद रखना। ठीक है, तथा फ्रांस में फ्रेंच, वहां पे डेमोक्रेसी हमेशा नहीं थी, मगर डेमोक्रेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आई वहां पे। एक्चुअली याद रखना, एक्चुअली बहुत सारे लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं। वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए किस रेवोल्यूशन को हम किस चीज को हम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहेंगे? तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस इन माइंड, फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको क्यों ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, अब मैं आपको इसको आगे दोहराऊंगा। फ्रांस में ये था, पूरे यूरोप में ये था, जरूरी नहीं है फ्रांस में कहेंगे, पूरे यूरोप में ये सिस्टम था। वहां पे मोनार्की सिस्टम थी, बादशाह सिस्टम, इसके अरबस मंचुविंकन। ठीक है, हुआ तो चलो ठीक है। देखिए मैं कह रहा था कि जो पूरे यूरोप में जो सिस्टम था, वो क्या सिस्टम था? वो था मोनार्की सिस्टम। वो था मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम किसे कहते हैं? बादशाह सिस्टम। ठीक है, तो वहां पे बादशाह का रूल ये था कि कोई भी, वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसके खिलाफ बोले, कोई इसके अगेंस्ट, कोई भी सिटीजन उसके अगेंस्ट बोले। सिटीजन की कोई वक़्त नहीं थी, सिटीजन का कोई रेस्पेक्ट नहीं था। वो बादशाह क्या करता था, जो वहां पे उसको हम किंग लुइस 16 कहते हैं, किंग लुइस 16। पिछली बार ये आया था, बताइए वो जो किंग था वो कितना बादशाह था? सुपरचिम बादशाह, नंबर कितना था उसका? आपको याद रखना है, वो बादशाह 16th किंग, उसको हम कहते हैं लुइस 16। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, सो क्या उस कारण को हम लुइस 16 क्या उस कारण को, वहां पे जितने भी बादशाह इससे पहले थे वो क्या करते थे? वो रिलीजन को यूज किया करते थे टू एक्सप्लॉइट द पीपल। वो रिलीजन को यूज किया करते थे इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द पीपल। ठीक है, रिलीजन को कैसे इस्तेमाल किया करते थे? तुम्हारे दपन पन्नन सिटीजन, पन्नन जो वहां पे रहते थे पूरे यूरोप में या जितने भी फ्रांस में, स्पेशली इन फ्रांस में जो रहता था, जो लुइस 16 था, वो अपने सिटीजन को कहता था कि गॉड हैज गिवन मी अ डिवाइन पावर। ठीक है, या ऊपर वाले ने मुझे भेजा है आपके ऊपर रूल करने के लिए। आई पॉजेस डिवाइन पावर्स। ठीक है, जो आप में नहीं है, मुझे ये हक है आपको रूल करने का। मगर लुक क्या है? लुक इज अवेयर किया, लुक इज इल्टरेट, लुक इज इग्नोरेंट। ठीक है, इग्नोरेंट। और इसके साथ साथ क्या थे? जो लोग थे, लुक इज ब्लाइंडली फॉलो करन रिलीजन। याद रखना, लोग ब्लाइंडली फॉलो किया करते थे किसको? रिलीजन को। किंग वने आगे तो यहाँ से मारो तुम मारियन, किंग वने तो यहाँ से यूता दिन टैक्स तुम दिहन, किंग वने तो यहाँ से काफी करें तुम कह काफी की, किंग वने तो यहाँ से पाने राइट हाथ में, कोई लोगों के राइट नहीं, हुकूक नहीं दिए जाते थे उस टाइम। ठीक है, हुआ ये कि लास्ट वनोस निचोड़ वनोस टैक्स हम निकालेंगे कि जो वहां पे मोनार्की सिस्टम थी, जो किंग लुइस 16 था, सो क्या वाज लुकन एक्सप्लॉइट करन। एक्सप्लॉइट मींस उमन पे जुल्म कर, एलिनेट याद रखना, एलिनेशन होता है। एलिनेशन मींस कि किसी का हक छीन लेना, उसको हम कहते हैं एलिनेशन। ठीक है, लोगों का वो हक छीन रहा था। ठीक है, किसकी बिना पे? किसकी बिना पे? रिलीजन के बुनियाद पे। उनको बिल्कुल लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो किया करते थे। वहीं तो क्वेश्चन था, वहीं सा किंग किंग यूज करन अगेंस्ट द पीपल। वहां पे रिलीजियस आइडियाज, रिलीजन कैसे? वो उनको कहता था कि आई पॉजेस डिवाइन पावर्स, या मुझे ये हक है आपके ऊपर रूल करने के लिए।
अब वहां पे ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए मोनार्की सिस्टम में वहां पे लोगों को, इन फ्रांस वहां पे राइट्स मिलते थे लोगों को? नहीं। No, sir. No. No. ठीक है, ये चीज आपको जहन में याद रखनी चाहिए। दलील ये जरूरी था मुझे याद पता वन सारी क्वेश्चन करे तो पाने इंशाल्लाह रहमान। ठीक है, तो एक तो डेट याद रखना है और लोइस 16 याद रखना है। लोइस 16 या लोइस 16 क्या है? इससे पहले लोइस मतलब उसी डायनास्टी के, उसी हेरिडिटरी के बिल्कुल 15 किंग आ चुके थे। बादशाह सिस्टम में किसी दूसरे को बादशाह बनने का हक नहीं है। जैसे ये क्या, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का है। ठीक है, तमिसो टेम्प्रोट मूवल टेम्प्रोट बेकम बड़बब एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वैसे ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी थे मोनार्की सिस्टम। वहां पे जैसे आपको दिख रहे हैं ना पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी, वो वहां पे नहीं डेमोक्रेसी थी। वो पहले क्या था? मोनार्की सिस्टम था। जैसे आज सऊदी अरब में है, सऊदी अरबिया में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वहां पे जो राइट्स लोगों के थे वो उनको नहीं दिए जा रहे थे। वहां पे किंग उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था, वहां पे किंग उनको एलिनेट कर रहा था। जो कोई किंग के खिलाफ आता था उससे कत्ल करा, उससे जेल था। ठीक है, वो ये चीज ठीक है। मगर मगर इक्वालिटी का कोई नाम नहीं था उसके ऊपर। जाहिर सी बात है, ये तो एक माना जो आपके आइडियाज है, अगर उनको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाएगा तो वहां पे इक्वालिटी कह सकते हैं हम, No, sir. वहां पे No, sir. लिबर्टी कह सकते हैं। No, sir. No, ऑल sir. पीपल आर इक्वल। वहां क्या था? वहां पे कुछ तबके के लोग या 1% ऑफ द पीपल इस किंग का सपोर्टर्स करन, उनको हम कहते हैं फर्स्ट एस्टेट। क्या कहते हैं? फर्स्ट First. एस्टेट। Test. जो किंग के साथ थे वही, आउट ऑफ 100% ओनली 1% ऑफ गेटिंग एट दैट टाइम गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम द किंग, फ्रॉम हिज रूल। ठीक है, तो वहां पे क्या था? वहां पे जो 1% था वही खाली, बाकी लोग क्या थे? बाकी लोग उनके कोई हक नहीं थे, उनको बिल्कुल कोई भी हक नहीं था। अब क्या हुआ याद रखना, पूरी हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज गिवन वे टू न्यू ऑर्डर इन आवर सोसाइटी। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? जब लोगों को लगा वहां पे हर किसी जनरेशन में या हर किसी कौम में सारी वहां पे इंटेलेक्चुअल लोग भी रहते हैं, वहां पे इंटेलेक्चुअल लोग भी। फॉर एग्जाम्पल वहां पे प्लेटो रहता था, वहां पे एरिस्टोटल रहता था, ठीक है, मोंटेस्को रहता था, बाकी फिलोसफर्स रहते थे, अगस्टोम उस टाइम। या तो वो जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने जब देखा, उनको जब लगा कि नहीं, जो बादशाह है वो गलत कर रहा है, वो अपने पावर को मिसयूज कर रहा है। फिलोसफर्स थे, दाना पीपल, वाइज पीपल थे किसमें? इस फ्रेंच कॉम में एट दैट टाइम, फ्रांस में। तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वो आर्मी में हुआ करते थे, चाहे वो पुलिस में उनकी भर्ती हुआ करते थे, चाहे बाकी ऑफिसर्स थे। यम तक मज बड़न अलग अलग वे अलग अलग विंगन मज यम बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी, मगर क्या, जो दाना थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, जो जिनको समझ आया था ये चीज कि जो बादशाह है ना कर रहा है, ये गलत कर रहा है। ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, उन्होंने लोगों को उकसाया, उन्होंने लोगों को बिल्कुल अपलिफ्टमेंट होने के लिए या अपने हक ढूंढने के लिए लोगों को उकसाया। ठीक है, अब लोग जो है ना, लोगों को अवेयर किया। जब मैक्सिमम लोग अवेयर हो गए तो लोगों ने एक रिवोल्ट लाया, लोगों ने एक रिवोल्ट की लाने की कोशिश की, रिवोल्ट करने की कोशिश की, एक बड़े पैमाने पे चेंजेस लाने की कोशिश की। उन चेंजों में क्या था कि वही, द पीपल ऑफ फ्रांस नीड इक्वालिटी, वी नीड जस्टिस, वी नीड लिबर्टी। तीन चीज याद रखना, लिबर्टी, जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इससे सिंपली लिबर्टी, जो मुझे जैसे किंग है एक इंसान, वैसे मैं भी हूँ, ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, मगर मुझे भी हक है कि मैं अपने राइट्स ढूंढूं, मुझे भी हक है बात करने का। उसको हम कहते हैं लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, देयर मस्ट बी इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ ये भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी, देयर मस्ट बी जस्टिस। अगर उसको कोट पहनने का हक है, मुझे क्यों नहीं है? तो लोगों ने कहा, हाउ वी कैन ब्रिंग दीज चेंजेस नाउ, हम कैसे ये लाए, अब ये पूरे सिस्टम को कैसे बदला जाए? किंग तो जाहिर सी बात है, जब लोगों ने ये चीज स्टार्ट की तो किंग बिल्कुल, जो उसका फौज था, जो उसकी बाकी जो आर्मी थी एटसेट्रा, तो लोगों के ऊपर उसने स्ट्राइक किए। ठीक है, लोगों को मार डाला, लोगों को पीटा एटसेट्रा, जेलों में बंद रखा, मगर तब भी ये मूवमेंट
फिर रुकी नहीं, उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा लास्ट में फर्स्ट स्लोगन में राइट टू वोट, जो इससे पहले नहीं था। सऊदी अरबिया में है राइट टू वोट? नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पे मोनार्की सिस्टम है। अगर वहां पे राइट टू वोट मिलेगा तो लोग डेमोक्रेसी को ढूंढेंगे। राइट टू वोट मीन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी मीन कि जैसे जिसमें आपको हक मिलता है, जिसमें आपको ताकत मिलती है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक राइट मिल जाता है, किसके? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाओगे? जब आपके पास हर वक्त हक होगा, जब आपके पास राइट होगा, जब आपके पास राइट टू वोट होगा, तो आप उसी को चुनोगे जो आपके लिए ठीक होगा, जो आपके ऊपर जुल्म नहीं करेगा, जो आपको राइट्स देंगे, जो आपको फ्रीडम देगा, जो आपको लिबर्टी देगा, जो आपको फ्रेटर्निटी के साथ रहने देगा, तो आप उसी को चुनोगे ना। Yes, sir. ठीक है। तो उस समय उन्होंने कहा दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू डेमोक्रेसी, we have to reject this monarchy system by a new system of principles, by new principles that we call democracy, where we get right to vote, where we get right to vote। Right ठीक है, to जहां पे हम राइट टू वोट हासिल करेंगे, ठीक है, जहां पे हमें हक होगा अपना नुमाइंदा, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुनेंगे वो हमें हक देगा, वो हमें जस्टिस देगा, वो हमें लिबर्टी देगा, वो हमें फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा के साथ रहने देगा। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्ट किया। वहां पे अब चल रहा है जंग किसके बीच? एक लुईस 16 के बीच और बाकी दूसरी तरफ है लोग। मगर कितने लोग हैं, कितनी परसेंटेज है इन लोगों की? नियर अबाउट 98% ऑफ द पीपल, नियर अबाउट 95 to 98% ऑफ द पीपल, जिनको हम कॉमन मासेस कहते हैं, जिनको हम आम लोग कहा करते हैं। समझ आओ? उतना आवाज समझ? Yes, sir. Yes, sir. और दलील था जो याद, मैं आपको पूरा बता दूंगा, मगर दलील था जो याद। फिर क्या हुआ? फिर जब उन्होंने रिवोल्ट लाया, जब उन्होंने ये चीज लिबर्टी और राइट टू वोट हासिल किया, इसीलिए वहां पे जो स्लोगन मेन था उस रिवोल्ट का, उस रेवोल्यूशन का, उस बड़े बिल्कुल बड़े पैमाने पे जो चेंजेस उन्होंने लाई, उसका जो पहला स्लोगन था दैट इज राइट टू वोट। राइट टू Vote. वोट क्यों राइट टू वोट क्यों कहते हैं? राइट टू वोट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको बेसिक फ्रीडम या बेसिक अपना नुमाइंदा चुनने का हक मिला। तभी उन्होंने सबसे पहले राइट टू वोट ढूंढा, राइट टू वोट, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे सिस्टम को चेंज किया और इंस्टेड ऑफ दैट सिस्टम डेमोक्रेसी लाई। ठीक है, इसीलिए इस रेवोल्यूशन को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को पॉलिटिकल रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं, क्योंकि वहां पे पहली बार हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक इंसान को अपना नुमाइंदा चुनने का हक मिला, राइट टू वोट जिसे हम कहते हैं। समझ आवा? तो इजन ट्राई वन क्वेश्चन का व्हेन यू आस्क इज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन वन, तो व्हाट विल बी योर रेस्पॉन्स? बिकॉज वहां पे पहली बार किसी को ये हक Right to vote मिला। जो बड़े पैमाने पे चेंजेस, इसका मेन मोटिव, मुद्दा, मकसद, मेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्लोगन है राइट टू वोट। इसीलिए हम उसको पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कहा करते हैं। इसीलिए ये जो वोट है, इसी के जरिए लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने, इसी के जरिए लोगों ने डेमोक्रेसी को जन्म दिया, डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ। ठीक है, वजूद में आई डेमोक्रेसी, और बादशाह सिस्टम जो मोनार्की सिस्टम ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गई। समझ आओ उतना? Yes, Yes, sir. sir. मैं मुझे क्या दे याद रखना। The French Revolution, which erupted in 1789, marked a turning point of the human history of human struggle for freedom and equality. ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जिसमें क्या, जिसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि वहां पे फ्रीडम और इक्वालिटी की बात हो रही थी, उस पे लोगों ने स्ट्रगल किया। ह्यूमन हिस्ट्री में पहला टर्निंग पॉइंट था ये। ठीक है, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जहां पे लोगों ने राइट टू वोट का हक पाया, फ्रीडम पाई। राइट टू वोट ऑटोमेटिकली मीन्स फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, तो इक्वालिटी मीन्स जैसे एक ही वोट, एक इंसान को एक वोट, जैसे आपका हक है वैसे मेरा भी हक है। ठीक है, इक्वालिटी। ठीक है, किसके जरिए हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के जरिए। इट पुट एन एंड ऑफ द एज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की सिस्टम एंड श्योर इन अ न्यू ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। इसने क्या खत्म किया? फ्यूडलिज्म को, मोनार्की सिस्टम को, बादशाह सिस्टम। फ्यूडलिज्म मीन्स जहां पे पूरी जमीन, जो कंट्री की जमीन है, कुछ ही लोगों के हाथों में हो। फ्यूडल लॉर्ड्स, बड़े बड़े जमीन के मालिक हो। ठीक है, फ्यूडलिज्म उसने खत्म की, मोनार्की सिस्टम उसने खत्म किया।
मैंने कहा ना, जो लोग 1% जो बचा था किसके साथ, किंग के साथ, वो भी अब लोगों को किंग की वजह से जुल्म करते थे, लोगों के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया करते थे, बड़े बड़े जमीनों, जैसे हम यहाँ पे जिज्जा देते थे हिंदुस्तान को। आज से 40 साल 50 साल पहले हम यहाँ पे लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे। कौन वो थे? जिसको हम कहते हैं लंबरदार, मकदम, मकदम वो समरावन सैर ने गारन हूँ, जितना भी जमीन हमारे पास हुआ करता था, तो उसका जो परसेंटेज है टैक्स हुआ देते थे। ठीक है, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले अगर कोई पता है इसको, आप अपने पेरेंट से पूछ लीजिए क्या हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, जो बुजुर्ग होंगे, तो वहां पे भी ये सिस्टम था कि जो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थे, और वो तुम्हें जीवन लागुन पत वहां पे कलेक्ट करते थे टैक्स को, मगर उस टैक्स से वो हक किनका था? वो लोगों का हक था, मगर लेते कौन थे? बेनिफिट कौन उठा रहे थे? फ्यूडल लॉर्ड्स। हुआ ना? अब ये जो मोनार्की सिस्टम है ये खत्म हुआ सिस्टम, एंड गिवन ए न्यू ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, या गिव अ वे टू न्यू ऑर्डर सोसाइटी। अब क्या उन्होंने कहा? न्यू ऑर्डर ऑफ सोसाइटी जो है दैट इज डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी को राइज दी, इस मॉडर्न सिस्टम को चेंज किया और इस फ्यूडलिज्म को चेंज किया। इंस्टेड ऑफ दिस फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की, उन्होंने क्या लाई? डेमोक्रेसी। हुआ ये, समझो, हुआ ये कि उन्होंने पूरे सिस्टम को चेंज करके डाला, और तब ये, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? रिफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन। Revolution. अवै मूजूब रेवोल्यूशन वन, क्या चेंज लकटिस पैमानस पे, बड़े पैमाने पे हर कोई जो सिस्टम था वो चेंज हुआ था। याद रखना क्या गो? सिस्टम चेंज। मगर इस चेंज, ये जो सिस्टम चेंज हुआ ना, ये गो ना आसानी सान कह, गई वारिया प्रॉब्लम्स। सोशल ऑर्डर दरहम बरहम हो चुका था, सोशल स्टेबिलिटी जिसको हम सोशल फैब्रिक कहते हैं वो खत्म हो चुका था। क्यों? जो बादशाह है, जो 1% लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो अब किन के अगेंस्ट हो गए? लोगों के अगेंस्ट। लोग उनके अगेंस्ट हो गए। अत कत्ल गारत चलन वारियास टाइम्स। मारन, जो अमन मासिस थे वो मिनिस्टर्स को मारते थे, और मिनिस्टर्स फौज के जरिए लोगों को मारते थे। ये कल तुलान मारा, मगर फाइनली क्या गई, लुक गई, तुम गई कामयाब। मगर जो सोशल स्टेबिलिटी थी, जो सोशल ऑर्डर था सोसाइटी का, वो दरहम बरहम हो गया। क्या क्या दरहम हो गया, वो खत्म सोशल स्टेबिलिटी। क्या बादशाह सुन का मान में वो रूल थे वो उन्होंने तोड़े। उन्होंने, लोगों ने कहा कि बादशाह, नाउ वी आर चैलेंजिंग द किंग लुइस 16, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास गॉड गिवन गिफ्ट वो नहीं है, वो गलत इस्तेमाल करता है रिलीजन को। हम रिलीजन को चैलेंज करते हैं, हम रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। और जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो इट इज बिकॉज ऑफ गॉड, नहीं, हम ये नहीं कह सकते। समझ? ठीक है, तो उससे क्या हुआ? बादशाह को अगेंस्ट कॉमन पीपल, कॉमन मासेस के अगेंस्ट बादशाह गो कत्ल गारत वारिया। और जो रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, जो रेगुलेशंस थे, जो लॉज थे कंट्री के, वो अब रहे नहीं। एक्चुअल मकलन कहां सिटी। ठीक है, पीस और स्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। आख मारा एक दो एक मारन तुम। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा था कहानी। तो कोई किसी के, चाहे सो आम इंसान है, चाहे सो किंग होता, किसी के दिमाग में और किसी के दिल में पीस नहीं था, अमन उसने किया। किसी सोसाइटी में, किसी ग्रुप में बिल्कुल पीस नहीं था, अमन नहीं था वहां पे। लुक खोचन कि अगर हसा खबर पगा मारो इसी, कल का मारो इसी, ऐसी में मारे हम तेज खोचन। ठीक है, मगर वहां पे बहुत सारा ब्लड शेडिंग हुआ है, ब्लड शेडिंग हुई थी वहां पे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम थी, लॉज, नॉर्म्स, वैल्यूज, फॉकवेज, बिलीफ जो भी थी, ये खत्म हो चुकी थी, पूरी सोसाइटी डिस्टेबलाइज हुई थी, डिस्टेबलाइज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उससे क्या हुआ? उससे सोशल ऑर्डर, सोशल स्टेबिलिटी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, नॉर्म्स, वैल्यूज, फॉकवेज, मोरल्स, ये सब खत्म हो चुके थे। कहां उसने कहीं रेस्पेक्ट करा, कहां उसने कहीं वन नहीं। अगर ऐसा कहा क्राइम करे है तो उसको बिल्कुल कोई पूछता नहीं था, क्योंकि पुलिस कोई कानून को मानता ही नहीं था।
ठीक है, फिलहाल हम पढ़ेंगे। द रेवोल्यूशन एंडेड व्हेन नेपोलियन एटसेट्रा। उसके बाद जो किंग लुइस 16 है ना, उसके बाद किसने सदारत संभाली? नेपोलियन ने। मगर ये किसको बिल्कुल तरजीह देता था? डेमोक्रेसी को देता था। ये मोनार्की सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहता नहीं था। कर तो उसके बाद क्या हुआ? द रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट फॉर रीचिंग चेंजेस इन नॉट ओनली। इसके बाद जब लोगों ने देखा पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, जब देखा उन्होंने कि फ्रांस में क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान में जंग पूरी दुनिया देख रहा है क्या हो रहा है वहां पे, कश्मीर में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रहा है। मुझे पहले ऐसी पूछा, नो सर। ठीक है। तो इसी तरीके से जब पूरे दुनिया ने देख लिया वहां क्या हुआ, वहां लोगों ने कैसे जदोजहद की, ठीक है, और वहां किसके लिए जो लोगों ने जदोजहद की, वो थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके जरिए या जिनके लिए लोगों ने लड़ा, और उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी में ये चीजें इन्वॉल्व की, उन्होंने इंक्लूड किया, उन्होंने किया, कहा कि एवरीवन, ईच एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज इक्वलिटी, ईच एंड एवरी सिटीजन मस्ट गेट इक्वलिटी, मस्ट गेट फ्रीडम, लिबर्टी। जब लोगों ने ये देखा, जब पूरे पहले ये जो इसके फ्रांस के इर्द गिर्द कंट्रीज थी, उन्होंने अडॉप्ट किया इस चीज को, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। अगर तो पॉलिटिकल साइंस प्रिम्बल ऑफ या प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है ये जो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जो ग्रेट आइडियाज है, आइडियल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां कहां से लिया हुआ है, वहां पे पूरा दिया हुआ है कि ये फ्रांस का उन्होंने लिया है, फ्रांस से उन्होंने लिया है। ये ग्रेट आइडियल जो है ना, फ्रांस से लिए हैं, हुए हैं, बाकी बाकी एक्स्ट्रा हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि पहले इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज थे अराउंड फ्रांस के, उन्होंने अडॉप्ट किया इस चीज को, क्योंकि ये अच्छी चीज थी। उन्होंने देखा कि इक्वलिटी मिल रही है, हर किसी को जस्टिस मिल रहा है, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है, हर किसी को राइट टू वोट, लिबर्टी मिल रही है। तो ये चीज अच्छी है, हमें हमें इसको वेलकम करना चाहिए। तो पहले इसके इर्द गिर्द जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो बाकी कॉन्टिनेंट्स में लोग रहा करते थे, जो हुकूमतें थी, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया इस चीज को। क्यों? ये अच्छी थे, ये इक्वलिटी दे रहे थे, ये इक्वलिटी पे बात कर रहे थे, ये फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात हो रही थी, ठीक है। देखिए, इवन this revolution brought about far-reaching changes in not only French society but also in the societies throughout the Europe. पूरे यूरोप में उन्होंने चेंज लाई, ठीक है। Even countries in other continents such as India were influenced by the great ideas generated during the revolution. Ideas like liberty, fraternity, and equality, which now form a part of symbol of constitution. Oh, their origin from French Revolution. कहाँ से आई है? कब इन्होंने अडॉप्ट किया? During French Revolution. ये कहाँ से आए थे? ये great ideas फ्रांस से आए। उतना आवा समझ, उतना आवा थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आवा बुझवा दिमागस में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अथ में क्या हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद इम्पोर्टेंट, फ्रांस में ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में त्रे स्टेट, त्रे Estate. वन तो मगर स्टेट छु थावन याद, इसके ये छु ना क्लास सिस्टम हिंदुस्तान में, क्लास सिस्टम अपर क्लास, मिडिल क्लास तो लोअर क्लास। इथे कहीं छु तते क्लास सिस्टम वन एस्टेट सिस्टम। कंफ्यूज गई ना? क्वेश्चन इत कहीं देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा, जो मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन ये इत कहीं इंशाल्लाह ये आएगा, इसी तरीके से आएगा। बताइए एस्टेट सिस्टम कहाँ पे है? इंडिया में क्या यूरोपस में? यूरोप। वन तक क्लास सिस्टम कत एग्जिस्ट गसन, तो क्या लिखो? यूरोप में। तो क्लास सिस्टम जो हिंदुस्तान में आपने अभी बोला ना क्लास सिस्टम में। आपने बोला हिंदुस्तान में क्लास सिस्टम है। अब नहीं, सर ने बोला हिंदुस्तान में क्लास सिस्टम है, यूरोप में इसी तरह स्टेट सिस्टम हाँ, है। मैं वन कि हाँ सर ये क्लास सिस्टम अपनी तक वन यूरोपस में स्टेट सिस्टम क्या वन स्टेट सिस्टम। जैसे यहाँ मैंने कहा कि क्लास सिस्टम यहाँ पे हिंदुस्तान में कैसे है? पहला क्लास है अपर क्लास, जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास, या रिच क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास, ठीक है। उमन क्लास सिस्टम क्या क्लास, ठीक है।
तो वहां पे जो सिस्टम हुआ करता था इनइक्वालिटी का या स्ट्रेटिफिकेशन का, वो हुआ करता, उसको हम कहते हैं एस्टेट सिस्टम। क्या कहते हैं? एस्टेट त्रै क्लासेस जिनको हम कहते हैं थ्री एस्टेट्स क्लास में मूजूब वन मे वो तुम आन गोडे कि इंडिया में क्लास सिस्टम, मगर तक क्लास सिस्टम वन क्या एस्टेट सिस्टम। ठीक है, अब मेरे अगर मुंह से निकलेगा क्लास है, कभी उसको बेयर करना, उसको समझ लेना कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो सर फ्यूडलिज्म में एस्टेट ठीक होते हैं। क्या 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 सर फ्यूडलिज्म था ना वहाँ पे, इसलिए एस्टेट था वहाँ ये पे। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे क्लास सिस्टम है ना, अपर मिडिल एंड लोअर, ठीक है, वैसे ही ताकि आपको समझाने के लिए कल को क्वेश्चन आएगा, बताइए एस्टेट सिस्टम कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, आपको यूरोप में लिखना है। ठीक है, फ्रांस आएगा, फ्रांस में लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास सिस्टम एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पे हम ज्यादातर क्लास इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ एस्टेट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लास था दैट वाज क्लरिकी, ठीक, उसको हम कहते हैं चर्चेस पकड़ना तुम्हारा पादे, क्योंकि रिलीजन को डोमिनेट कौन करता था? रिलीजन को डोमिनेट कौन करता है? सारी को रिलीजन सारी को झूठ चीज पकड़ना तमिस केस वनन मौलवी सर ना वनन मौलवी सब छनो वनन है यस सर। इमाम साहब, मौलवी साहब, बाकी चीज एटसेट्रा ये मच सोन टीचर। तो वैसे ही पोप हुआ करता था उन चर्च में। ठीक है, तो वो जो सबसे रेस्पेक्ट ज्यादा बादशाह के बाद जो रेस्पेक्ट दिया करते थे, वो वहां पे क्लर्की क्लास को। इट मेड 1% ऑफ द पॉपुलेशन। कुछ उस पॉपुलेशन 1%। याद रखना, 1% ऑफ द पॉपुलेशन। द सेकंड स्टेट वाज नोबिलिटी। क्या? नोबिलिटी। ठीक है, उस द पॉपुलेशन उसको था 1%। 1% पॉपुलेशन, मगर नोबिलिटीस मज बड़ फ्यूलर लॉर्ड्स बिजनेसमैन, मगर किम सपोर्ट कर बादशाह मोनार्की सिस्टम को वो सपोर्ट किया करते थे, और उस मोनार्की सिस्टम को इस्तेमाल किया करते थे इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द पीपल। बने में ठेकेदार, कंट्री के ठेकेदार बन चुके थे, कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, बिल्कुल जुल्म किया करते थे, और फिर वो बादशाह को अपने परसेंट दिया करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो इसी से काम चलाते थे, मगर बादशाह तो उन पर वारिया डिपेंडेंट। क्या हो, बादशाह को कभी वार में पैसे जरूरत पड़ते थे, बाकी एटसेट्रा, वो कहां से लेता था? इन्हीं दो क्लासेस से लेता था ज्यादातर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मतलब ज्यादा सपोर्ट है कारण। ठीक है, फिर वो बाद में वो उसका दुगना ट्रिपल, जैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बना रहा है थ्रू मोदी के जरिए। ठीक है, तो उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वैसे ही सेम वक्त सिचुएशन दिया। जो थर्ड एस्टेट था, वहां पे थर्ड जो स्ट्रेटा था, उसको हम कहते हैं थर्ड एस्टेट, जिनको हम कहते हैं कॉमन मासेस। क्या कहते हैं? कॉमन मासेस। मगर वो 98% ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी? 98% ऑफ द पॉपुलेशन। ज्यादा तुम इस 98% पॉपुलेशन हुकूमत तुम गसन कर यमई, मगर हुआ क्या? उल्टा हो रहा था वहां पे 2% लोग जिनके पास सरमाया था, जो बादशाह के क्लोज थे, वो किनके 98% लोगों के ऊपर गालिब थे, वो एक्सप्लॉइट किया करते थे उनको। ठीक है, एलिनेट किया करते थे। एलिनेट मीन्स कंसुद हक छीनु, तक एलिनेट। एक्सप्लॉइट मीन का दबाव, याद है? एलिनेशन मीन्स कंसुद हक छीन लेना। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स ने ये टर्म यूज की है। कार्ल मार्क्स एलिनेशन, ALINEATION, एलिनेशन, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? The other nearly 98% of the population was the third estate. Representatives of the people from all the three estates together made a estate general. याद दिमाग में रखना, ताकि क्वेश्चन इसके वजह से तो ये जो एस्टेट जनरल है ना, इसमें मतलब आपस कम इसमें से कौन कौन लोग थे? Representatives of the people from all three estates, त्रिनवा estate, first estate, second estate and third estate, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसको हम क्या कहा करते थे? एस्टेट जनरल। असेंबली ये इसके वनन चीज पार्लियामेंट। ठीक है, एस्टेट जनरल में क्या हुआ करते थे? तीनों क्लास के, तीनों एस्टेटों के रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदे थे, ठीक है, वो वहां पे थे, उसको हम कहते हैं एस्टेट जनरल। क्या कहते हैं? एस्टेट जनरल। अब ये इन मई 1789 जो है ना, ये आपको याद नहीं रखना है कि कब हुआ ये चीज। बाकी आपको खाली फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ है वो चीज याद रखना है आपको, वो जो डिकेट थी वो याद रखनी है आपको। ठीक है, ये जो हुआ क्या कि जो एस्टेट जनरल है ना, इसने एक मीटिंग बुलाई है। ठीक है, वाज कॉल्ड बाय द किंग। ठीक है,
in order to deal with the money problems of the country. मैं वो गोडनेथी ये क्या ओस करन ये ओस लड़ाकू ये ओस बाकियन कंट्रीज से क्या कर जंग War. जानवर पने अन्ना ओस मिटने दिवन किया ये ओस करन काम ये ओस कर ज्यादा से ज्यादा जितनी बासन प्रॉब्लम गई ये ओस ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओ तुमन पे 98% of the population यमन गोडनिकन 2% ओस नहीं हावन किया 2% त्रेविस क्लास पे ओस लगाओ 98% of the population जो थी उस पे वो टैक्स लगाया करता था, ठीक है, इसके मोदी शरीफ के एक्सपर्ट लगाऊं, ठीक है। तो वहां पे क्या इसने एक मीटिंग बुलाई किंग ने स्टेट जनरल में, तो उन्होंने क्या कहा टू डील विद मनी प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। मनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? जब बादशाह ठीक नहीं होगा, जब बादशाह रॉन्ग वे पे चलता होगा, जब कंट्री में अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग नहीं होता, ये कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे नहीं किए कश्मीर पर, सारे को ज्यादा ऐसे यूरोप से भी ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान रिच होते। अमेरिका है ना, अमेरिका से भी ज्यादा रिच पाकिस्तान और इंडिया होता। अब ये गरीब क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ वार थ्रेट। कितना पैसा लगता है इंडिया को, ये कितना पैसा लगता है पाकिस्तान को फौजियों के अकोमोडेशन पे, ठीक है, हिंदुस्तान को कितना लगता है? अगर भाई विचु जैम के पूरा नियर अबाउट 70% बजट गसन आर्मी वालन पे। तो इसलिए ये जो अगर जंग ना होता तो हमारी जो कंट्री है बहुत आगे होती, डेवलपमेंट होती। जो चीज हम इस पे लगा रहे हैं तो वो चीज हम किसी दूसरे चीज पे डेवलपमेंट करने के लिए लगाते। तो वहां पे क्या हुआ, तो जब किंग ने देखा कि कंट्री में प्रॉब्लम ये मनी प्रॉब्लम हो रही, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। दे मेट एट द रॉयल पैलेस ऑफ वर्साइल्स। याद रखना आया था, ये क्वेश्चन आया था, बताइए वो जो स्टेट जनरल जो किंग ने मीटिंग बुलाई थी वो कहाँ मिले थे? जहां में जगह है उसको हम कहते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल्स। क्या कहते हैं? पैलेस ऑफ वर्साइल्स। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तुम कति मिले पर कैज मिले एवं मकसद ये हो ताकि इस कंट्री में जो मनी प्रॉब्लम है ना उसको हम खत्म करें, उससे हम डील करें। हाउएवर द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट वर एंग्री। त्रेम एस्टेट हिन ये मेंबर्स तुम कैसे एंग्री, तुम कैसे शरारत तुमन पे ज्यादा टैक्स असली वो ना टैक्स दिवन तुम्हें। यस सर। इसीलिए उनको ज्यादा बिल्कुल वो एंग्री हो गए। क्यों? उनको पता था एक तो हम ही टैक्स देते हैं, दूसरा हमको ही एक्सप्लॉइट किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। अवै मूजूब नाराज बादशाह वो चाहते थे किसी भी तरह रेवोल्यूशन छिड़ जाए, किसी भी तरह जंग छिड़ जाए, किसी भी तरह रिवोल्ट हो जाए, किसी भी तरह हम प्रोटेस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से हम बादशाह को धकेल देंगे, जिसकी वजह से हम बादशाह को मोनार्की सिस्टम को खत्म करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट वी ब्रिंग डेमोक्रेसी by our votes, by our political vote, and we get freedom, we get equality, we get justice and fraternity. ठीक है। They had made list of problems they wanted to fix called casus de dolenes। ठीक है, ये dolences जो है ना, ये casus de dolences, ये इसके वनन छ तो वनो वली गोब्रो तो वनी में कम प्रॉब्लम छ तो वनी सर ऐसा बनाओ लिस्ट आ यम प्रॉब्लम छोय, ठीक है। यम यथवन यथन में तो यमन क्वेश्चन में छ प्रॉब्लम या ऐसा जो कोई ब्यूरोक्रेसी में तो वनी सर यहां से सॉर्ट आउट करनी। casus de dolences ये फ्रेंच लैंग्वेज में है, मगर ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। ये जो थोड़ा याद था मुश्किल, मगर आप ट्रिकी अंदाज में इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, दिस इज फ्रेंच लैंग्वेज, आई कांट ट्रांसलेट इट। मगर ये आपको बने कि यू शुड लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वर देयर एट दैट टाइम, ठीक है। तो उनको फिक्स करना था, मगर थर्ड एस्टेट जो थे वो नहीं चाह रही थी, वो एंग्री थे इसके ऊपर। मगर वहीं क्या वो पैराग्राफ उसमें तो इस पैराग्राफ में हमें तीन चीजें देख ली बड़े बड़े तौर पे। तीन एस्टेट में फ्रांस डिवाइड था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। जो फर्स्ट एस्टेट उसको हम कहते हैं कलर की, वो चर्च, वो पोप थे, ठीक है, वो 1% का पॉपुलेशन उनकी थी। वहां पे आएगा क्वेश्चन, बताइए जो पहला एस्टेट जो था, पहले एस्टेट, वहां पे उनकी कितनी पॉपुलेशन, कितनी परसेंटेज थी उनको, ये हाउ टू। और जो नोबलिटी उनकी कितनी थी, 1%। मैं तो नोबलिटी मैंने सब नोबलिटी में तुम ऐसी वन तब में जैसे बिजनेसमैन थे, तब में फ्यूडल लॉर्ड बिकॉज़ कलर डिमांड सपोर्ट अस कर एट द टाइम ऑफ मनी प्रॉब्लम टू द किंग, या क्या की जरूरत हो सकता तुम इस किंग का सपोर्ट करा। जो लास्ट 98% वहां आएगा ऐसे क्वेश्चन, बताइए 98% ऑफ द पॉपुलेशन किसकी थी, या 98% लोग कौन थे, या मैक्सिमम परसेंटेज वहां पे किन लोगों की थी? कॉमन मास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड एस्टेट कहते हैं, ठीक है। वहां पे ये आएगा क्वेश्चन, बताइए एस्टेट जनरल किससे कहते हैं हम?
एस्टेट जनरल हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थ्री Yes. एस्टेट्स के लोग जो इसमें Yes, रहते sir. हैं, Representative of the estates. और वहां पे आएगा ये बताइए कहाँ पे मिले थे, ये नहीं आएगा वहां पे डेट कब मिले थे, वहां पे Palace आएगा of Versailles. ये डेट कहाँ पे मिले थे, Versailles. पैलेस ऑफ वर्सलीज, ठीक है। तो वहां पे Yes, sir. आएगा ये बताइए कौन से लोग खुश नहीं थे किंग से, थर्ड एस्टेट के लोग, वहां पे थर्ड कौन आ एस्टेट। सकता है, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि इसमें से कम से कम इस चैप्टर में से कम 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन इंशाल्लाह, ठीक। तो अब यहां तक समझ आ गए। अब इसमें क्या है, इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो यहाँ पे भी है, यहाँ है, ठीक है। Thus from the above it can be said that French Revolution changed the political structure of European society and replaced the age by heralding the arrival of democracy, ठीक है। There were many significant themes which arose due to the impact of this revolution, which have been the focus of the interest of early sociologists, ठीक है। These significant themes included the transference of property, social order caused by the change in political structure and its impact on economic structure, and new class of power holders emerged that is called the bourgeoisie. Bourgeoisie. याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हमने देखा कि कैसे चेंज आई, कैसे जो अराइवल डेमोक्रेसी आई उससे कैसे रिप्लेस हुई ऑटोमेटिकली फ्यूडलिज्म और मोनार्की सिस्टम कैसे रिप्लेस हुआ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सोशलिस्ट ये चाह रहे थे, जैसे कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स, यस सर। कार्ल मार्क्स याद थे, जो कार्ल मार्क्स गोडनेक ज्यू, फिर वो बना क्रिश्चियन, Yes, sir. फिर उसने बना फिर उसने पढ़ी मुस्लिम, इस्लाम पढ़ा उसने, ठीक है, इस्लाम को स्टडी किया। Last में वो atheist बन गया. फिर उसने कहा कि नहीं इस्लाम में भी देयर इज आल्सो इनइक्वालिटी, तो फिर लास्ट में एथिस्ट बन गया, उसने कहा देयर इज नो रिलीजन, Atheist बन गया. ठीक है। तो ये मैं नहीं कह Yes, रहा, sir. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इक्वालिटी पे भरोसा करता था, वो कहता था देयर मस्ट बी इक्वालिटी, एक इंसान क्या चाहिए गरीब, एक इंसान क्या चाहिए अमीर, वो इस चीज पे भरोसा करता था। वो ह्यूमैनिटी का उसने कहा लास्ट में, उसने ह्यूमैनिटी को, जैसे Humanity is the. स्कूल ने ह्यूमैनिटी का रिलीजन को फोकस किया, अगर स्कूल ने रिलीजन के बारे में कहा ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, तो वैसे कार्ल मार्क्स ने बिलीव करा फिर कि ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन, बेस्ट रिलीजन, ठीक है। उसने ये कहा व्हिच इज आई एम नॉट डाइवर्टिंग यू पीपल फ्रॉम देयर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि which have been focus on interest of the sociologists, बहुत सारे सोशलिस्ट ये चाह रहे थे there must be equality, there must be justice, there must be etc democracy, ठीक है। why people get equal rights, equality, justice and liberty for all or every time, ठीक है। तो these significant themes include the transformation of property, ठीक है। अब लोगों के बिल्कुल अभी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सब प्रॉपर्टी उनकी थी, अब जब डेमोक्रेसी आई लोगों को ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों में, ठीक है। लोगों ने अपने अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक वे में इस प्रॉपर्टी को डिस्पर्स किया, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इसके बाद सोशल ऑर्डर जो है, याद रखना सोशल ऑर्डर की आप बात करेंगे, अभी सोशल ऑर्डर की हम बात नहीं करेंगे, सोशल ऑर्डर की हम बात करेंगे अभी, मतलब उस टाइम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म होगा, उसके बाद हम सोशल ऑर्डर पे आएंगे, ठीक है। मगर फिलहाल ये चीज याद रखनी है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ वो ये था कि सोशल ऑर्डर पूरा दरहम बरहम हो चुका था, वहां पे कोई किसी का मानता नहीं था, रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी जो अहमियत है ना वो खो चुके थे, नॉर्मल वैल्यूज वहां पर रहे नहीं थे, कोई किसी को मानता नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, ठीक है। फिर उन्होंने डेमोक्रेसी, लोग खुश नहीं थे, लोग बिल्कुल पीस में नहीं थे, पर उस सिस्टम को रेस्टोर करने में बहुत टाइम लगा, फिर डेमोक्रेसी आई। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हुआ वो। फिलहाल यहाँ पे जब उन्होंने चेंजेस लाई इन जो मासेस है ना, अब ये पॉइंट याद रखना, जो फर्स्ट एस्टेट में कुछ लोग चालाक थे, जो सेकंड एस्टेट में कुछ लोग चालाक थे, ठीक है, और जो थर्ड एस्टेट में कुछ लोग थे, उन्होंने ही मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, और उस मूवमेंट को जब सपोर्ट किया वहां से एक न्यू, जब ये फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के लोग खत्म हो गए ना, वहां से फिर एक और क्लास ने जन्म लिया, एक और एस्टेट ने जन्म लिया, जिसको हम बोर्जियोसी कहते हैं। उसको हम बोर्जियोसी, उनको हम कहते हैं जिनके पास बहुत सारी इंडस्ट्रियां है, फैक्ट्रीज है, बाकी चीज, जो कॉमन मासेस है ना, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमीर भी थे, मासेस, आम लोगों में से। Yes, sir.